खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। हम बहनें तो अबू के साथ गांव में रहती थीं, लेकिन भाई कराची के कॉलेज में जेर तालीम था। अबू गांव में अपनी जमींदारी संभालते थे, तभी जमीन छोड़कर बड़े शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। एक रोज सहील भाई का खत आया। लिखा था, अबाजान यहां अकेले इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता, मुझे बड़ी वहशत होती है। आप खुदा के लिए फायजा और आयमा को मेरे पास शहर भेज दीजिए, वरना मैं अकेले न रह पाऊंगा और वापस गांव आ जाऊंगा। अबू उसे अच्छे अदारे से आली तालीम दिलवाना चाहते थे, बेटे की बात को न टाल सके। उम्मी ने भी इसरार किया कि बेटा वहां परेशान है, बुआ हलीमा के साथ इन दोनों को सहेल के पास कराची भिजवा दो, ये वहां अच्छे स्कूलों में पढ़ भी लेंगी। बुआ हलीमा मेरे वालिद की रिश्ता की बहन थी, उनकी कोई औलाद न थी। वियोगी के बाद वालिद साहब उनको अपने घर ले आए थे। वो हमारा अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती थीं। यूं हम बहनें उनके साथ कराची आ गए। यहाँ के माहौल और गांव के माहौल में जमीन और आसमान का फर्क था। गांव से हमने सिर्फ 6 जमातें पढ़ी थीं और यहाँ तो सारी लड़कियां ही स्कूल और कॉलेज जाती थीं। हमारे दिल में भी शौक इंगड़ाई लेता कि हम भी पढ़ने जाया करें। जब हमने कराची के स्कूल में दाखिला लिया तो ताया बहुत बिगड़े। कहा कि देख लेना, लड़कियां किसी दिन स्कूल से ही गायब हो जाएंगी। तभी मेरे वालिद ने हमारी देखभाल के लिए इमी को भी कराची भेज दिया। उन्होंने रिश्तेदारों की बातें सह लीं, मगर हम पर तालीम के दरवाजे खोल दिए। हमारी खातिर बाबा आबिद को भी कराची आना पड़ा, जो हमारा पुराना ड्राइवर था। वो हमें स्कूल छोड़ने और लेने आता था। मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी, जबकि एमी को घूमने फिरने का शौक था। मैंने जल्द मिल्क पास कर लिया और कॉलेज जाने ली, जबकि वो अभी 8वीं क्लास में थी। अब हम दोनों बहनों के रास्ते अलग हो गए। आबिद बाबा पहले एम को स्कूल छोड़ने जाता, फिर मुझे। इस तरह वापसी में भी हम अलग अलग वक्त पर घर पहुंचती थीं और कभी साथ आ जाती थीं। एक दिन भाई ने बताया कि गांव से काफी मेहमान आ रहे हैं, तुम लोग जल्दी घर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। 2 पीरियड अटेंड करने के बाद आयमा के स्कूल चली जाऊंगी और उसकी छठी दलवा कर हम जल्दी घर आ जाएंगी। कॉलेज से छुट्टी लेकर मैं आयमा के स्कूल गई। वहां उसकी क्लास फेलो से बात हुई। उसने बताया कि आयमा आज स्कूल ही नहीं आई। मैं खामोशी से वापस आ गई। इतने में छुट्टी का टाइम हो गया। मैं दोबारा आयमा के स्कूल गई, देखा तो वो गेट के बाहर खड़ी ड्राइवर का इंतजार कर रही है। मैंने उस वक्त उसे कुछ न कहा कि सच तो बताएगी नहीं, फिर ऐसे पूछ-गुछ करने का क्या फायदा। सोचा कि उसका पीछा करके पता करूंगी कि आखिरिया कहां जाती है। एक रोज मैंने नोट्स किया कि आज आयमा कुछ एहतिमाम से तैयार हो रही है। उसने बालों में नए रबन बांधे और आंखों में काजल भी लगाया, जबकि वो रोज सादगी से चली जाती थी। आज उसके कपड़े भी अजले थे और उसने इस्त्री पर काफी तूजा दी थी। मैं उसकी तैयारी और अंदाज को गौर से देख रही थी। उस रोज मैंने अपना आखिरी पीरियड छोड़ दिया और उसके स्कूल चली गई। छुट्टी होने में कुछ देर थी। देखा वो स्कूल से कुछ दूर नीले रंग की कार से उतरी और अपने ड्राइवर के इंतजार में मखसूस जगह जाकर खड़ी हो गई। वो अपने ख्यालात में इतनी गम थी कि उसने मुझे नहीं देखा, यहां तक कि मैं उसके करीब पहुंच गई। थोड़ी देर में हमारा ड्राइवर आ गया और हम दोनों बहनें गाड़ी में बैठ गईं। रास्ते भर में चुप रही, न ही आयमा कुछ बोली। घर आकर मैंने उससे कहा, आयमा तुमको जरा शर्म नहीं आई? अबू ने सारे खानदान की मुखालफत के बावजूद भिया के कहने पर कितनी मुश्किल से हमें पढ़ने की इजाजत दी है, और तुम उनके आतिमाद को वास तरह धोखा दे रही हो। क्या ही अच्छा था कि हम गांव ही में रहते। जब मैंने खूब उसे लांत मलामत की तो वो रोने लगी और मुझसे वादा किया कि अब वो फिर कभी उस लड़के से नहीं मिलेगी। मेरे पूछने पर उसने बस इतना ही बताया कि वो बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है और बहुत जल्द पढ़ने के लिए लंदन जा रहा है। इम्तिहान के बाद मैंने आयमा को इमी के साथ गांव भिजवा दिया। मुझे डर था कि वो कोई गलती न कर बैठे। भिया की शादी हो गई तो मैं भाई के साथ कराची में रह गई और आयमा इमी के साथ गांव में ही रहने लगी। वो जब भी कराची आती बहुत परेशान होती, इस लड़के को याद करके रोती।
मैं उसको समझाती कि पगली भूल जा, उसको कौन था, कहाँ गया। वो समझती थी कि शायद वह लंदन चला गया होगा। वो मुझसे कहती, बाजी मैंने आपसे वादा किया था कि उससे कोई वास्ता ना रखूंगी, इसलिए तभी आखिरी बार मिली थी। इसने पता देना चाहा तो मैंने ना लिया, और उसने जब मेरा पता मांगा तो मैंने वो भी ना दिया। मैं डरती थी कि अगर उसने खत व किताबत की कोशिश की तो आप अबू को कह देंगी। आयमा ने बताया कि इस लड़के ने उसको अपनी घड़ी भी दी थी कि इस घड़ी को देखकर मुझे याद कर लिया करना। मैं इसी घड़ी में टाइम देखकर तुम्हारे पास आया करता था। छोटी बहन को रोते देखकर मेरा दिल पसीजने लगा और मैं खुद को मुजरिम सा महसूस करने लगी। एक रोज उसके रोने पर मजबूर होकर मैंने एक हिफ्त रोजा में इश्तिहार दिया और पूरा वाकया भी लिख दिया। आयमा बताती थी कि वो भी गांव का रहने वाला था और 2 बहनों का इकलौता भाई था। हिफ्ता में एक दिन आयमा स्कूल से छुट्टी करके इससे मिलती थी। वो उसे घुमाने ले जाता। वो कहता था कि आयमा मैं तुमसे शादी करूंगा, इस पहले कभी तुम पर बड़ी नजर नहीं डालूंगा। कभी कभी वो सुबह उठकर मेरे पास आ जाती और कहती, बाजी आज मैंने उसको ख्वाब में देखा है। मैंने अपनी बहन को समझाती कि देखो तुम अभी नासमझ हो, मर्दों को नहीं जानते, वो तो तुमको भूल भी चुका होगा। किसी का ख्याल इतना नहीं लेना चाहिए कि आदमी नफसियाती मरीज बनकर रह जाए। वो बेचारी चुप रह जाती, अपना दुख मेरे सिवा किसी और से बांट भी तो नहीं सकती थी। चंद रोज कराची में रहकर वो गांव चली गई। उसके जाने के बाद भाई मेरे लिए अपने एक दोस्त फिरोज का रिश्ता लाए। उसकी बहन और उम्मी हमारे घर 1-2 बार आ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद फिरोज की उम्मी ने भाभी से रिश्ते के लिए जिक्र किया तो भाई ने उम्मी अबू को गांव से बुलवा लिया। मेरे वालिदैन ने लड़के को देखा और सोचा कि रिश्ता अच्छा है। हमारी लड़की भी काफी पढ़ लिख गई है, अब किसी अनपढ़ से निबाह मुश्किल है। तभी उन्होंने बहुत सोच समझ कर मेरी मंगनी फिरोज से कर दी कि वो भी आली तालीम याफ्ता था। आयमा की मंगनी मामों के लड़के से हो गई। वो सिर्फ मेटरक पास था, गरचा मामों की काफी जमीनें थीं, लेकिन बेटे ने मेड़क के बाद तालीम की तरफ तवज्जो न दी। मंगनी के बाद भी मैंने कभी फिरोज को न देखा, क्योंकि हम अंदरों संत के रवायती घराने और खानदानी रस्म वरवाज के सख्ती से पाबंद थे। उन दिनों मंगीतर से पर्दा किया जाता था, इसलिए वो भी मुझको नहीं देख पाए। जब वालदा और बहनों ने पसंद कर लिया तो उन्होंने अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया। मंगनी के बाद सिर्फ 2 मरतबा वो हमारे घर आए, वो भी ईद के दूसरे रोज भाई के साथ आए और उन्हीं के हमराह कराची चले गए। वो सिर्फ एक रोज ठहरे, वो मर्दान खाने में जो घर से थोड़ी दूर ही बना हुआ था। आयमा को अलबत्ता मेरे मंगीतर को देखने का बड़ा शौक था, मगर जब भी वो गांव आती इत्तेफाक से फेरूज भैया के घर नहीं आ पाते थे। मंगनी के 6 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई और तैयारियां होने लगे। मेरे साथ आयमा को भी मायूं बैठा दिया गया। हम दोनों बहनों के साथ रुखसती होना थी। उसकी बारात हैदराबाद से आई थी और मेरी कराची से शादी का दिन आ गया। रुखसती हो गई और मैं रात 10 बजे दौल्हा के घर पहुंचा दी गई, जबकि आयमा ब्याह कर हैदराबाद चली गई। रवाज के मुताबिक हम दोनों को 7वें दिन में के आना था। इतवार की सुबह 8 बजे मैं उम्मी के घर आ गई और आयमा कोई 2 बजे हैदराबाद से आई। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह खुश थीं। आयमा की शादी अपनों में हुई थी। उसे अभी तक मेरे दूल्हा को देखने का इश्तियाक था। हमारी शादी वाले दिन तो वह खुद दिलहुन बनी हुई थी, उसलिए फेरूज को नहीं देख पाई थी। बार बार कहती कि बाजी तुम्हारे दूल्हा कब अंदर आएंगे कि मैं उनको देखूं। रात के 8 बजे फिरोज आए। मैंने उनको बताया कि मुझसे ज्यादा मेरी छोटी बहन आपका इंतजार कर रही है। मैं आयमा को कमरे में ले आई। उसको देखते ही वो बचकर रह गए। बोले, आयमा तुम? वो भी हैरान थी। बोली, वजाहत तुम? मैं फेरोज का नाम वजाहत सुनकर हैरान रह गई। पता न था कि उसके 2 नाम हैं। प्यार से उनकी दादी उनको वजाहत बुलाती थी, लिहाजा घर में उन्हें यही कहा जाता, और स्कूल में नाम फिरोज लिखवा गया था। उन्होंने आयमा को अपना गहर वाला नाम बताया हुआ था। अब मेरी बहन का यह आलम कि चेहरे पर खुशी की जगह जर्दी छाई थी, वो बुझ कर रह गई। फिर कर्सी पर बैठते ही बेहोश हो गई। उसको अस्पताल ले गए। मैं फिरोज के साथ रात को घर वापस आ गई। मैंने उनको कसम देकर पूछा तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी।
वही बातें जो आयमा बताया करती थी। आपने आयमा को अपना नाम वजाहत क्यों बताया था? वो बोले, मुझे अपना नाम वजाहत ही पसंद था, घर वाले भी इसी नाम से बुलाते थे। बेशक मुझे उससे मोहब्बत थी, मगर आज से तुम यकीन कर लो कि वो मेरी बहन है। फिरोज ने शायद आयमा को भला दिया था, लेकिन वो उसको नहीं भला पाई थी। उसके बाद अगर आयमा में के आती तो मैं ही उससे मिलने अम्मी के घर चली जाती, लेकिन वो मेरे घर नहीं आती थी। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन पहर कभी आयमा और फिरोज का सामना नहीं हुआ। मुझे अल्लाह ताली ने एक बेटे से नवाजा। आयमा भी एक बच्ची की मां बन गई। उसके ससुराल वाले आयमा से शकवा करते कि वो उदास रहती है और उसका दिल अभी तक शोहर से नहीं लगा है, घरदारी में भी दिलचस्पी नहीं लेती है। एक बरास का शोहर मेरे पास आया और कहा, बाजी आप उसको समझाइए, वो मुझसे सीधे मुना बात नहीं करती। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है, मगर मैं उसको क्या समझाऊं कि मुझे खुद अपने सरताज से मोहब्बत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।